ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है क्योंकि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की या राइट की, नागरिक का अधिकार जो है वो सुरक्षित है, मूल अधिकार के तौर पर भी और तमाम स्पेशल अरेंजमेंट के तौर पर भी कानून हमारे पास हैं। लेकिन सवाल नीयत का होता है सरकारों की। हैप्पीनेस इंडेक्स में हिंदुस्तान कहाँ आता है हम देख सकते हैं। नीचे से नीचे गिरते जा रहे हैं हम। जितने भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो चीजें इंसान को जीने के लिए सहूलियत के तौर पर होनी चाहिए और एक समाज के तौर पर, कल्याणकारी शासन के तौर पर, डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पर हम कहाँ खड़े हैं आज, वो बहुत चिंताजनक है। और उसमें जो सब वंचित तबके हैं उसमें एक ये हमारी बड़ी जनसंख्या है जिनकी तरफ एकदम उदासीन है। मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। पूरा माहौल, आप कुछ दिनों पहले काफी शोर मचा, तो वो तब मचा जब जया जी ने बात की, या उसके पहले भी जब ये चर्चा हुई कि रेलवे में कंसेशन जो मिला करता था वो बंद कर दिया, और उसके पहले ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की गई, और उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा जो लोग अपनी बचत से जो पैसे जमा करते हैं खातों में, जो स्पेशलाइज्ड, कम से कम वहां 8% से 9% तक ब्याज दर मिलती थी, उसको भी घटा दिया गया। जो पेंशन का या कहें बचत खाते होते थे बुजुर्गों के, उनको भी, उसमें भी ब्याज दर घटाई गई और उसके सेविंग्स को भी कम किया गया। चिंताजनक बात यह है कि जब हम एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर खुद को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर हम इस तरह की व्यवस्थाएं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, वो हम कहाँ पे उसको दे पा रहे हैं, देने की हमारी नीयत है। आप अभी अभी गुंजन जी ने बताया कि कितना कम खर्च करते हैं हम लोग, और उसको अगर स्वास्थ्य और से जोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य के ऊपर कुल टोटल जनसंख्या पे भी हम 3% भी आज भी खर्च करने को तैयार नहीं है। तो ये हमारी स्थिति है। अगर आप बुजुर्गों की बात करें तो उनको सबसे ज्यादा जरूरत देख रेख की अगर किसी चीज में पड़ती है 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, तो वो स्वास्थ्य के मामले में पड़ती है। और जो दवाएं रेगुलरली, इस देश में सबसे ज्यादा लोग डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट हैं, जो मतलब जीवन की कंडीशंस की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, इस एज ग्रुप में जो सबसे ज्यादा है, उनकी दवाओं को जो रेगुलर उनको लेनी पड़ती है, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी आप देख लीजिए। तो इतनी ज्यादा कमर तोड़ महंगाई वहां दवाओं के मामले में कर दी गई है कि बुजुर्ग आदमी और जांच का जो सिस्टम है, उनकी स्वास्थ्य जांच, उनको हर 6 महीने पे, 3 महीने पे जांच होनी चाहिए उनकी। उनकी जांच का मामला आप देख लीजिए कितना महंगा है। क्या वहां कोई कंसेशन है? नहीं, कोई कंसेशन नहीं है कि भाई 60 के पार का व्यक्ति जाए तो कम से कम उसको, उसकी दर कम होनी चाहिए ताकि उसकी रेगुलर जांच हो सके, उसकी रेगुलर दवाएं जो उसको खानी है वो दवाएं सस्ते में मिल सके। ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, उनको जो हेल्दी डाइट की जरूरत पड़ती है, आप दूध में देखिए हर दूसरे दिन जो है, हर दूसरे महीने दूध का दाम बढ़ रहा है। फलों का दाम, उसी तरह सब्जियों का दाम इतना बेतहाशा बढ़ा है कि लोगों के घरों में बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है। और ये मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में, गरीबों की तो बात जाने दीजिए, खाने की थाली से जो पोषक तत्व है नदारद है, वो हेल्दी डाइट अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे और उनको चुनना पड़ता है मजबूरी में। आप सोचिए, जो बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति है, अर्निंग करने वाला या घर चलाने वाली औरत है, वो खुद के स्वास्थ्य की तो क्या ध्यान रखेगी, उसे चुनना ये पड़ता है। वो क्रूर नजर आती है और सोशल मीडिया पे ऐसे डायलॉग मारने वाले खूब रोज मैसेजेस दिए जाते हैं कि महिलाएं अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखती। और हो क्या रहा है फैमिलीज के अंदर की क्राइसिस समझिए कि वो बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास पूरा दूध या फल नहीं है, प्रोटीन नहीं है, वो बुजुर्गों को कहाँ से खिला पाएगी, ये उसकी मजबूरी होती है, और वो खुद के लिए क्या निकाल पाएगी। तो हम उस कंडीशन में पहुंचे हैं। मैं दिल्ली में एक सेमिनार में थी जहाँ पे जेएनयू की प्रोफेसर थी, उनके रिसर्च पेपर से उन्होंने बताया कि काफी नामचीन प्रोफेसर है, उन्होंने ये कहा कि हम आज अनाज के कंजम्पशन के मामले में उस लेवल पे आ गए हैं जिस लेवल पे बंगाल के अकाल के टाइम आजादी के पहले थे।
तो आप सोचिए, जहां भूखमरी से लाखों लोग मर गए थे, हम उस कंडीशन में पहुंचे हैं, उस दशा में इस देश के बुजुर्गों की क्या हालत हो रही होगी, ये कल्पना के बाहर है। थोड़ा सा भी आप देखने जाइएगा तो आपको दिखाई देने लगेगा, जरा सा सेंसिटिव है अगर आप तो। और अगर बात करूं कि आप विदेशों की नकल कर रहे हैं, आपको बुलेट ट्रेन चाहिए, आपको बड़े बड़े हाईवे 7-8 लेन के चाहिए, आपको और दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के सो कॉल्ड मॉडल विदेशों से कॉपी करने हैं। पर आप अपनी जनसंख्या को देखते हुए और उसकी जरूरतों को देख करके वहां से जो उनकी जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है और उनका जो खर्च है, उसको कभी कॉपी करने की कोशिश नहीं करते। तो जो इंसान को लेकर के उनका है, वो किसानों को कितनी मदद देते हैं, वो एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं, वो हेल्थ पे कितना खर्च करते हैं, उसमें आप अमेरिका और इंग्लैंड की बराबरी करने के लिए कतई तैयार नहीं है। आप केवल उनकी जो चकाचौंध है लिविंग स्टैंडर्ड, उसको आप कॉपी करने की बात करते हैं। मैं जेजेबी में थी, मुझे मौका मिला जिले के स्तर पर जो इस तरह की संस्थाएं सरकार चलाती है या एनजीओ को प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है, रजिस्टर करती है कि वो चलाएं। मैंने संस्थाओं में देखा, आपको हार्डली बड़े बड़े शहरों में भी हार्डली 1 से 2 या 3 आपको संस्था मिलेगी जो वृद्धाश्रम जिसको कहा जा सकता है, मुझे तो ये शब्द भी नहीं पसंद आता है। तो ये जो संस्थाएं हैं, इनकी निहायत कमी है। और संस्थाओं की बात करूं तो पंचायत स्तर पर तो ऐसी कोई सोच ही नहीं है, जबकि होना पंचायत स्तर पर चाहिए। लेकिन आपके जिले जो 700 जिले हैं, उसमें भी आप संख्या देख लीजिए कि कितने वृद्धाश्रम हैं, कितने वृद्धों के लिए स्पेस है और कितना उसका प्रचार प्रसार है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई जगह है कहाँ जिले में हमारे, जहां हम, अगर हमारे पास सपोर्ट नहीं है परिवार का, तो हम जाकर रह सकते हैं। और इनकी संख्या बहुत कम है। और तब ये आज ये हालत है कि ऐसी जो संस्थाएं काम करती हैं, उसमें ज्यादातर मिशनरीज संस्थाएं हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज संस्थाएं, अल्पसंख्यक समाज की संस्थाएं हैं, उन सब पर हमला है। सरकार का उनका एफसीआरए कैंसिल हो रहा है, उन संस्थाओं को बंद किया जा रहा है, उनके फंड बंद किए जा रहे हैं और उन सबको स्क्वीज किया जा रहा है, उनके राइट्स खत्म किए जा रहे हैं। और ऐसी संस्थाएं खुद अपने एग्जिस्टेंस के लिए आज परेशान हाल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट अपने आप में है कि आप संस्थाओं को खोलने की बजाय और ज्यादा सपोर्ट करने की बजाय उन संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं, उन संस्थाओं को बंद कर रहे हैं जहां बच्चों की देखभाल या बुजुर्गों की देखभाल होती थी। हम लोगों ने, जब मैं काम कर रही थी ट्राई के साथ और सबके साथ, एक मॉडल ये कहा और चर्चा की थी सरकार के साथ कि क्यों नहीं ऐसे क्रेशेस बनाए जाए जहां बुजुर्ग, वृद्ध और बुजुर्ग, बच्चे दोनों जो नीडी हैं, जो केयर के नीडी हैं, उनको एक साथ रखा जाए। क्योंकि बच्चों को दादा दादी नाना नानी की जरूरत है हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, उनके पूरे मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए वो जरूरत है परिवार की, उसी तरह से बुजुर्गों को जरूरत है। अकेलापन, अवसाद एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है हमारे समाज में। और उसका कारण यही है कि ये जो फ्लैट्स का और सोसाइटीज का सिस्टम आया है शहरों में, स्मार्ट सिटीज के नाम पे, जो लिविंग कंडीशंस है, उसमें बुजुर्गों के लिए कोई जगह नहीं है, बच्चों के लिए जगह नहीं है। कितनी सोसाइटीज ऐसी हैं या जहां जहां पे आपको फ्लैट्स में 2 या 3 कमरों के जो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख के फ्लैट्स होते हैं या 1-1 करोड़ तक भी, उनमें कहाँ कहाँ पे पार्क हैं आप देखिए, जहाँ पे बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग एक साथ खेल भी सके, ऐसी जगहों की कमी होती गई। जानवरों के लिए चारागाह नहीं बच रहे हैं, जमीनों का इस तरह से अधिग्रहण किया जा रहा है। औद्योगिक मार्केटिंग और मार्केट के लिए या मंदिरों मठों के लिए जमीन इफरात है, लेकिन बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कि जहां वो घूम टहल सके, जहां वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, ऐसी स्पेसेस की हमारे शहरों, सो कॉल्ड स्मार्ट सिटीज में निहायत कमी है और उनकी कंडीशंस बहुत खराब है। बनारस में हम लोगों ने इसके लिए बड़ा लंबा प्रयास किया, काफी सारा प्रयास करने के बाद पार्कों को ठीक कंडीशन में लाया गया। तो अब उसमें मोदी जी ने आते ही 10 रुपए का टिकट लगा दिया है कि आप जितनी बार जाएंगे उतनी बार टिकट दे के जाएंगे। तो कौन सा बुजुर्ग इतना पैसा खर्चा करके वहां जाएगा। तो इस तरह की चीजें लगातार हमारे यहाँ हो रही है। पेंशन की अभी बात हुई कि 200 रुपए पेंशन है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या बुजुर्ग की पेंशन का रकम 500 रुपए, 600 रुपए, 200 रुपए ये है। जबकि आज लिविंग कॉस्ट अगर निकाला जाए तो कम से कम 10,000 रुपए महीना एक व्यक्ति के ऊपर खर्च होगा, तभी वो थोड़ा सा खा पी के जिंदा रह पाएगा, उससे कम में तो नहीं चल सकता। किसी का भी
किसी के भी लिए जीना मुश्किल है इससे कम पैसे में। तो ये लगता है कि इस चीज को लेकर के मांग होनी चाहिए, लेकिन जब तक, क्योंकि ये पॉलिटिकल मांग नहीं बनेगी और जब तक दबाव समूह की तरह एक समाज की तरह हम लोग बुजुर्ग लोग नहीं आएंगे सामने, तब तक सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो उनको उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। आप एनसीआरपी के आंकड़े की भी बात हुई कि कितना ज्यादा वहां पे हिंसा हो रही है, और सब जानते हैं कि तमाम जगहों पर इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं कि जहां बुजुर्ग अकेले रहते रह जाते हैं, क्योंकि पलायन बहुत ज्यादा है, शहरों की तरफ विस्थापन बहुत ज्यादा है, और रोजगार की खोज बहुत की वजह से लोग जाते हैं, और नतीजा घर में, गांव में या शहर में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। और जो अकेले रहने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है कहीं भी। कभी भी उनके साथ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, उनके लिए कोई इस तरह की स्पेशल ध्यान रखने वाली जो फोर्स होनी चाहिए, उस तरह की कोई चीज नहीं है। तो ये जो कारपोरेट पूंजीवादी मॉडल है, उसमें हमारे बुजुर्ग बुजुर्ग जो है, हमारे बुजुर्ग कहना क्या, वो एल्डरली पर्सन है, जो लोग हैं, वो उनकी क्या स्थिति है और उसको लेकर के सोचना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जो पॉलिटिकल सिनेरियो में सक्षम है और अपने लिए तो सारी व्यवस्थाएं वो जब चाहे कर लेते हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज खुद ही डिक्लेयर 75 साल करते हैं, और फिर भी रिटायर होने की जगह कुर्सी पे और जोर से कैसे चिपका जाए इसकी व्यवस्था करते हैं। तो उनको तो समझ में आना चाहिए ना कि भाई साहब, जब आपको इतना मोह है अपनी कुर्सी से, तो दूसरे भी आपकी एज ग्रुप के लोग हैं, कम से कम उनसे सहानुभूति रखिए। आप क्यों 52 साल के आदमी से कॉम्पीट करने लगते हैं? आप अपने एज के लोगों के साथ कॉम्पीट करिए और उनके साथ उनसे प्रेरणा लीजिए कि कैसे काम किया जा सकता है। तो ये सुझाव मेरी तरफ से तो ये रहेगा ही कि लोग जिस तरह से देखते हैं बुजुर्गों को, या एज वाले लोगों को, इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। आदरणीय जरूर है, अनुभवी जरूर है, पर वो जिंदगी से भरपूर है, और उनको आप हर चीज में रिटायर मान लें कि उनकी इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए। और ये सो कॉल्ड जो वानप्रस्थ वाला सिस्टम था हमारे यहाँ आश्रम पद्धति में, तो हम लोग खुद भी इस मानसिकता से बहुत बार ग्रस्त होते कि अरे तुम्हारी तो एज हो गई है, तो अब तुमको तो ऐसे 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 होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये इसको भी बदलने की जरूरत है, तभी समाज के स्तर पर भी उनके लिए थोड़ा अट्रैक्टिव चीजें हो पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जागृति जी, हमारे बीच में डॉक्टर सुनीलम जी उपस्थित हो चुके हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर साहब, इस सरकार को गौशाला गौ की सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित ये सरकार दिखाई देती है, क्योंकि गाय उनकी वोट बैंक की वस्तु है, पर इस देश में बुजुर्गों के प्रति सरकार की संवेदनाएं नहीं दिखाई देती। इस पर आप अपनी टिप्पणी दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं तो एक बहुत बढ़िया डिबेट चली, उसके लिए बधाई देने के लिए मैं एक्चुअली मैं जुड़ा। मैं केवल दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, गाय के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। अब हिंदू धर्म के जो बड़े धर्माचार्य हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि बुजुर्गों के साथ में धर्म जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, क्योंकि गाय को इसलिए सब कुछ जो मान्यता मिल रही है और ये जो सब उनका गौशालाएं खुल रही हैं और गांव के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं, वो उसका आधार धर्म है। तो भारतीय जो है उस परंपरा में तो बुजुर्गों का बहुत मान है, लेकिन वास्तविक तौर पर नहीं हो रहा है ये सब। अभी गुंजन जी ने जो पूरा बताया, आपको स्टेट का बजट बताया, सभी साथ जो लोगों ने, सबने बहुत अच्छी बात कही। मैं केवल अपना बैतूल का अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, क्योंकि बैतूल जिले के अंदर जो है मैं 84 से हूँ और मेरा अनुभव 35 साल का ही कहता है। एक एक वृद्धाश्रम जो है मध्य प्रदेश सरकार एक जिले में नहीं खोल पाई। अब आप सोचिए, मतलब मेरा जरा 35 साल हो गया है और झक मार करके जो लोग चला रहे थे वो नहीं चला पा रहे थे। तो मेरा एक 6.5 एकड़ का जो लैंड था वो मैंने दिया, उसके ऊपर एक वृद्धाश्रम चल रहा है। और बहुत सारा, मतलब 10 साल में विधायक रहा, बहुत प्रयास किया, विधानसभा में दसियों बार सवाल उठाया और तमाम सारे मंत्री और सब कुछ के बाद में एक लैंड एलोकेट हुआ और उसके बाद में उसमें कुछ स्ट्रक्चर बना और उसको संघ के किसी संस्था को, जिसका कोई संबंध बैतूल से नहीं है, उसको सौंप दिया गया और वो भी अभी चालू हालत नहीं है। मतलब आप सोचिए कि सरकार की स्थिति कितनी गंभीर है कि कुल मिलाकर के हमारे वो जो है वृद्धाश्रम है
उस मातोश्री वृद्धाश्रम, वो भी एक नेपाल की ओरिजिन वाला एक परिवार है, वो वहां पर सेवा वगैरह करता है। और शहर के जो भी लोग हैं वो बर्थडे के ऊपर और जयंती मनाने को लेके, उसको लेकर के उन्हें कुल मिला के खाना-वाना खिलाते रहते हैं। मतलब और मध्य प्रदेश की सरकार को जो एक बजट होता है ना, वृद्धाश्रम के लिए एक बजट है, वो बजट भी कभी देते नहीं हैं। उसको लेकर भी इतनी रिश्वतखोरी चलती है, इतनी सिफारिश करने के बाद, इतने दबाव करने के बाद